हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे संपूर्ण अर्थशास्त्र। हमने इस वीडियो में अर्थशास्त्र के 511 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चाहे आप एसएससी सीजीएल, एमटीएस जीडी, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीपीएससी या फिर पुलिस एग्जाम, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए फेयर इंपॉर्टेंट हैं। मात्र 1 घंटे की वीडियो है जिसमें हम कंप्लीट इकोनॉमी को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हमने लूसेंट जीके के क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है, यानी कि इकोनॉमिक्स कहलाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, एडम स्मिथ को। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? एडम स्मिथ ने लिखा था 1776 ईस्वी में। जब किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहा जाता है, इकोनॉमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कहते हैं, पीवी नरसिम्हा राव को। उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहते हैं उदारीकरण का जनक, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? अमर्त्य सेन थे दोस्तों। इन्हें 1998 में पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन को किस वर्ष भारत रत्न अवार्ड दिया गया था? 1999 में अमर्त्य सेन को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, 1999 में। अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। यानी कि 2 पार्ट में अर्थशास्त्र को डिवाइड किया गया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। विश्व जीडीपी रैंकिंग सूची 2023 के अनुसार दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? भारत की है दोस्तों। अपने इंडिया की अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में की गई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? तो सी रंगराजन समिति थी, जिसकी अनुशंसा पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे प्रतिवर्ष किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है? पीसी महालनोबिस के जन्मदिवस पर 29 जून को प्रत्येक वर्ष नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ष 1949 में भारत सरकार के द्वारा नियुक्ति राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस थे दोस्तों। पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय आय समिति के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किसने और कब किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। और कब किया था? 1863 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र दोस्तों सेवा क्षेत्र, और इसका सबसे ज़्यादा योगदान है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, यानी कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा तृतीय क्षेत्र का योगदान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक एचडीआई किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एचडीआई को जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? महबूब उल हक के द्वारा 1990 में एचडीआई को विकसित किया गया था। और महबूब उल हक ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। अर्थशास्त्र की किस शाखा में
किसी देश या विश्व की समस्त अर्थव्यवस्था और उनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन मेनार्ड किंग्स ने सर्वप्रथम मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत की थी। जॉन मेनार्ड किंग्स ने सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन मेनार्ड किंग्स द्वारा लिखी गई हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक को लिखा है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक को लिखा है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई है? 20 रुपये बताया है दोस्तों। 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताए हैं दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी का नाम क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, CSO हैं जो राष्ट्रीय आय का आकलन करती है भारत में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों की समान भागीदारी होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में होती है, मिश्रित इकोनॉमी में होती है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत की अर्थव्यवस्था दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला सर्वप्रथम देश कौन सा था? फ्रांस था दोस्तों। फ्रांस ने सर्वप्रथम मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें दूसरे देशों के साथ व्यापार करने पर कम से कम प्रतिबंध होता है उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे हांगकांग और सिंगापुर में यहाँ पर दूसरे देशों के साथ व्यापार करने पर प्रतिबंध है, तो यहाँ पर कैसी अर्थव्यवस्था है? यहाँ पर खुली अर्थव्यवस्था है, ओपन इकोनॉमिक्स हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की किस शाखा में किसी व्यक्तिगत परिवार या फिर किसी फर्म का अध्ययन किया जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत परिवार या किसी फर्म को स्टडी किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्रों की भागीदारी अधिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी न्यूनतम हो, वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहलाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में अधिकतम लाभ और न्यूनतम कल्याण नीति अपनाई जाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अपनाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिकतम लाभ और न्यूनतम कल्याण नीति को अपनाया जाता है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सरकार द्वारा तय किया जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में तय किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सरकार के द्वारा तय किए जाते हैं। न्यूनतम लाभ और अधिकतम कल्याण की नीति किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपनाई गई है? समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत न्यूनतम लाभ और अधिकतम कल्याण की नीति को अपनाया गया है। विश्व के किस देश के द्वारा मुख्य रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? रूस के द्वारा दोस्तों, रसिया के द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। वो अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो आयात और ना ही निर्यात होता है कैसी अर्थव्यवस्था कहलाती है? बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है, क्लोज इकोनॉमिक्स कहलाती है। जैसे कि उत्तर कोरिया, तो उत्तर कोरिया में दोस्तों कैसी अर्थव्यवस्था है? यहाँ पर बंद अर्थव्यवस्था है। यहाँ का जो तानाशाह है दोस्तों, किंग जोन जो है यहाँ का तानाशाह है। और यहाँ पर ना तो बाहर से कोई चीज़ें आती हैं और ना तो इस देश से कोई चीज़ें बाहर जाती हैं, तो यहाँ पर आयात और निर्यात नहीं होता है। ये इसलिए यहाँ पर कैसी अर्थव्यवस्था है? यहाँ पर बंद अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है? तो प्राथमिक क्षेत्र है जो पर्यावरण एटमॉस्फेयर पर निर्भर करता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत भूमि, जल, वनस्पति, खनिज, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास समिति जो है इसका अध्यक्ष होता है भारत का प्राइम मिनिस्टर, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया था, एनडीसी का गठन किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। नियोजन विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया था। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र वस्तुओं के विनिर्माण से संबंधित हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र हैं जो वस्तुओं के विनिर्माण से संबंधित हैं, द्वितीयक क्षेत्र हैं। सभी प्रकार के उद्योगों का संबंध किस क्षेत्र से है? द्वितीयक क्षेत्र से हैं, और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है, और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, संचार और पर्यटन, ये दोस्तों तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित हैं? जॉन मेनार्ड केन्स के विचारों से प्रेरित हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति कौन हैं? दूसरे व्यक्ति हैं दोस्तों अभिजीत बनर्जी। इन्हें 2019 में अमर्त्य सेन के बाद दूसरा जो नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में दिया गया है अभिजीत बनर्जी को दिया गया है, और ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। पहला जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था अमर्त्य सेन को दिया गया था। किस अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती हैं? विकसित अर्थव्यवस्था में पाई जाती हैं। हस्तक्षेप का सिद्धांत लेसेज फायर का प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ ने किया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? न्याय सिद्धांत पर आधारित है। ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर आधारित है गांधीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का सोशलिस्ट इकोनॉमी का जनक किसे मानते हैं? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक मानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत यानी कि हार्बिंगर ऑफ लिबरलाइजेशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? आर्थिक समृद्धि कहा जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन और प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? आर्थिक समृद्धि को दर्शाती हैं। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष सर्वाधिक आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ दर प्राप्त की थी? तो 2006-07 में, जो कि 9.6% था, ये सबसे ज़्यादा था। भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2006-07 में 9.6% का इकोनॉमिक ग्रोथ प्राप्त किया था, जो कि सबसे ज़्यादा था। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आर्थिक विकास दर कहलाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट कहलाती हैं। हिंदू वृद्धि दर, हिंदू ग्रोथ रेट का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय से है दोस्तों, नेशनल इनकम से है। भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में भारत में सिक्कों की ढलाई होती है, और 1988 में सिक्कों की ढलाई की शुरुआत की गई थी नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है।
1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के अलावा अन्य नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। भारत में देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अभिरक्षक कौन है? आरबीआई है दोस्तों, अभिरक्षक हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैं। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन सीएसओ तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि एनएसएसओ का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का गठन किया गया है। सीएसओ और एनएसएसओ को मिला करके एनएसओ की स्थापना की गई है। एनएसओ की स्थापना की गई है सीएसओ और एनएसएसओ को मिला करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? एसएम विश्वेश्वरैया ने 1934 में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि को तैयार किया था। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था 1944 में। भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को किस अनुसूची का विषय बनाया गया है? समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है। भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कब से किया गया था? 1 अप्रैल 1951 से किया गया था। भारत में आर्थिक पंचवर्षीय योजना के निर्माण के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। 15 मार्च 1950 को। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए गठित योजना आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा योजना आयोग की अध्यक्षता करता है भारत का प्राइम मिनिस्टर। किसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी दी जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी दी जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को किया गया था। भारत में किस व्यक्ति के द्वारा पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचवर्षीय योजना को पेश किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी और पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना की जो उच्च प्राथमिकता थी वो कृषि थी दोस्तों। कृषि का विकास पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। कृषि का विकास, कृषि में उत्पादन को बढ़ाना पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंचाई परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान शुरू किया गया था? तो भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। किस देश से भारत में पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया है? रूस से दोस्तों, रसिया से पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक योजना को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में सामाजिक और आर्थिक योजना को रखा गया है समवर्ती सूची में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। 1956 से 1961 तक। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? उद्योग व खनिज को प्राथमिकता दी गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग और खनिज को प्राथमिकता दी गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन से बड़े कारखाने स्थापित किए गए थे? दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला कारखाने हैं जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। किस व्यक्ति को भारतीय आर्थिक योजना का जनक कहा जाता है? सर एम विश्वेश्वरैया को कहते हैं।
सर एम विश्वेश्वरैया को भारतीय आर्थिक योजना का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1961 से 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना चली थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? रूस की सहायता से झारखंड में 1964 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के समय हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी दोस्तों। हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक किस कृषि वैज्ञानिक को कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन को। तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1965 ईस्वी में हुआ था, और अभूतपूर्व सूखा। ये तीन मुख्य कारण थे जिसकी वजह से तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1972 से 1974 ईस्वी तक चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के समय कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय कृषि वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय चौथी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, आर्थिक स्थिति में स्थिरता। ये दो मुख्य क्षेत्र थे जिनमें उच्च प्राथमिकता दी गई थी। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, आर्थिक स्थिति में स्थिरता, ये दो मुख्य क्षेत्र थे जिनमें उच्च प्राथमिकता थी चौथी पंचवर्षीय योजना में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? डी.आर. गार्टिकल मॉडल पर आधारित थी चौथी पंचवर्षीय योजना। किस क्रांति का प्रारंभ चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ था? तो श्वेत क्रांति तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड था जिसकी शुरुआत हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना के समय। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1974 से 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। और दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना तो जो थी ये केवल 4 वर्ष तक चली थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 5 वर्षों तक नहीं चली थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 वर्षों तक चली थी। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1980 से 1985 था छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। लुढ़कती हुई योजनाएं यानी कि रोलिंग प्लान का संबंध किस योजना से है? अनवरत योजना से है दोस्तों। रोलिंग प्लान का संबंध है अनवरत योजना से। जनता पार्टी की सरकार के दौरान मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1978-83 अवधि के लिए बनाई गई थी लुढ़कती हुई योजनाएं। भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान दिया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1985 से 1990 ईस्वी रहा है 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। 7वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का क्या प्रमुख उद्देश्य था? रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली, देसी तकनीक का विकास। ये 3 प्रमुख उद्देश्य थे। 7वीं पंचवर्षीय योजना के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, न्याय पर आधारित
सामाजिक प्रणाली की स्थापना करना, देसी तकनीक का विकास, ये 3 प्रमुख उद्देश्य थे। किस योजना का आरंभ 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था? तो जवाहर रोजगार योजना थी, जिसका प्रारंभ हुआ था दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय, जो 1992 से 1997 तक चली थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? मानव संसाधन का विकास, रोजगार का विकास और शिक्षा व जन स्वास्थ्य, ये तीन क्षेत्र थे जिनमें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा गरीब महिलाओं को संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण उपलब्ध करवाने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी 1993 में। देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तीव्रतम एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में किया गया था? 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में किया गया था और 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2012 से 2017 ईस्वी तक। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन दोस्तों 1 जनवरी 2015 को किया गया था और नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है और इसका गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 1901 में की गई थी और 21 पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जिसका कार्यकाल था 1997 से 2002, इसका कार्यकाल था। नाबार्ड तथा एग्जिम बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान की गई थी? 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जिसका कार्यकाल था 1980 से 1985। तो 1980 से 1985 के बीच में ही नाबार्ड और एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा पेपर मनी की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1862 में पेपर मनी की शुरुआत की गई थी सर्वप्रथम भारत में। विदेशी मुद्रा, जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति यानी कि क्विक मिग्रेशन ट्रेंड होती है, ऐसी मुद्रा क्या कहलाती हैं? ऐसी मुद्रा दोस्तों गर्म मुद्रा कहलाती हैं, हॉट मनी कहलाती हैं। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड के लिए स्मार्ट मनी और प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग करते हैं क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड के लिए। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने शुरू किया था? नाकामोतो सातोशी ने किया था दोस्तों। नाकामोतो सातोशी ने सर्वप्रथम बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किया था। भारतीय रुपया किस वर्ष तक 16 आनों में विभाजित था? 1957 ईस्वी तक विभाजित था। 1957 ईस्वी तक। आरबीआई के द्वारा जारी नोटों में कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? 17 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आरबीआई के द्वारा जो नोट जारी किए जाते हैं ये कुल 17 भाषाओं में जारी किए जाते हैं। 17 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। वो मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं? प्रमाणिक मुद्रा कहा जाता है। स्टैंडर्ड मनी कहते हैं। विशेष आहरण अधिकार यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट एसटीआर किस प्रकार की मुद्रा का उदाहरण है? कृत्रिम मुद्रा का उदाहरण है। आर्टिफिशियल मनी का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। भारत में मुद्रा गुणक यानी कि मनी मल्टीप्लेयर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है?
आरक्षित मुद्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट तथा चेक किस प्रकार की मुद्रा के प्रकार हैं? ऐच्छिक मुद्रा के प्रकार हैं, ऑप्शनल मनी के प्रकार हैं। मुद्रा प्रसार यानी कि करेंसी एक्सपेंशन से क्या तात्पर्य है? अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना। मुद्रा प्रसार का तात्पर्य है अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना। वर्ष 2020 तक एक वैश्विक डिजिटल करेंसी लिब्रा तथा एक डिजिटल वॉलेट कैलिब्रा जारी करने की घोषणा किसने की थी? फेसबुक ने किया था दोस्तों। फेसबुक ने वैश्विक डिजिटल करेंसी लिब्रा की शुरुआत की थी और एक डिजिटल वॉलेट कैलिब्रा जारी की थी दोस्तों फेसबुक कंपनी ने। और फेसबुक का अब नया नाम हो गया है दोस्तों मेटा। मेटा दोस्तों फेसबुक का नया नाम हो गया है। भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा साख और मुद्रा का नियंत्रण किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। सर्वप्रथम आधुनिक बैंक का विकास किस देश में हुआ था? इटली में हुआ था दोस्तों, इटली देश में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी, 1935 में। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? चैम्बरलेन आयोग ने 1914 में सर्वप्रथम केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रयास किया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है? 10,000 रुपये तक के नोटों को छापने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय रिजर्व बैंक को 10,000 रुपये तक के नोटों को छापने का अधिकार प्राप्त है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ हैं। विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा जिसका अपना प्रतीक है यानी कि सिंबल है तो भारतीय रुपया है दोस्तों, जिसका प्रतीक क्या है? ये रा की तरह बना होता है। ये भारतीय रुपये का प्रतीक है, सिंबल है। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? उदय कुमार के द्वारा 2010 में। उदय कुमार के द्वारा रुपया प्रतीक जो रुपया सिंबल है इसको डिजाइन किया गया था उदय कुमार के द्वारा 2010 में। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग संरचना के सुधारों से है। भारत में व्यावसायिक बैंकों के द्वारा साख सृजन यानी कि क्रेडिट क्रिएशन का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई करता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। भारत में केंद्रीय बैंक और बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को कहा जाता है। भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975 में की गई थी। भारत का प्रथम निजी बैंक कौन सा था? इलाहाबाद बैंक है दोस्तों। भारत का प्रथम निजी बैंक था इलाहाबाद बैंक। वाणिज्य पत्र कमर्शियल पेपर किसके लिए साख का स्रोत है? कारपोरेट उद्योग का स्रोत है वाणिज्य पत्र कमर्शियल पेपर। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? बैंकों में वित्तीय सुधार से है। इंद्रधनुष योजना का संबंध बैंकों में वित्तीय सुधार से है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष यानी कि अकाउंटिंग ईयर की अवधि क्या है? 1 जुलाई से 30 जून है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष की अवधि है 1 जुलाई से 30 जून तक है। वर्ष 2008 में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हेतु जिस समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? रघुराम राजन थे। वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं वाणिज्यिक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक कौन सा था? स्वरिजिस रिक्स बैंक था और इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों स्वीडन में। स्वरिजिस रिक्स बैंक जो है ये स्वीडन का है और इसकी स्थापना 1668 में की गई थी। 1668 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे?
सी.डी. देशमुख थे और सी.डी. देशमुख का कार्यकाल 1943 से 1949 था। आरबीआई किस प्रणाली के तहत करेंसी नोट जारी करता है? नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत करेंसी नोट जारी करता है आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक को कुल कितना रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है? 200 करोड़ का रिजर्व कोष रखना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक को अपने पास 200 करोड़ का रिजर्व कोष रखना पड़ता है। किस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख थे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था और सी.डी. देशमुख का कार्यकाल 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 ईस्वी तक था। कोई भी बैंक अपनी शाखा का स्थानांतरण किसकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अनुमति के बिना कोई भी बैंक अपनी शाखा का स्थानांतरण नहीं कर सकता है। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किए जाते हैं? आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किए जाते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1894 में की गई थी। भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन सा था? जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1786 ईस्वी में की गई थी। जनरल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भारत का पहला व्यापारिक बैंक था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1790 में की गई थी। भारतीय द्वारा प्रबंधित सीमित दायित्व का प्रथम भारतीय बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक था और इसकी स्थापना की गई थी 1881 में। पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक था, पीएनबी था। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 ईस्वी में की गई थी और बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 ईस्वी में की गई थी। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की बात करें तो 1843 में 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी। और पूछे जाए सबसे पुराना बैंक कौन सा है भारत का, तो सबसे पुराना बैंक है बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल जो है ये भारत का सबसे पुराना बैंक है। 1806 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किन 3 बैंकों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? तो पहला है बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा है बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में जाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है, एसबीआई बन जाता है। 1 जुलाई 1955 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण के उपरांत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को किस नाम से जाना गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई के नाम से जाना गया। किस वर्ष 8 क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक के सहायक का दर्जा दिया गया? 1962 ईस्वी में दिया गया, 1959 में। एसबीआई की विज्ञापन पंक्ति क्या है? विथ यू ऑल द वे। एसबीआई की विज्ञापन पंक्ति है विथ यू ऑल द वे। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? एसबीआई है दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है दोस्तों और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने करेंसी नोट छापने का प्रेस यानी कि मुद्रणालय हैं? 4 है दोस्तों, 4। एक ही देवास में, मध्य प्रदेश के देवास में, दूसरा है महाराष्ट्र के नासिक में, तीसरा है दोस्तों कर्नाटक के मैसूर में और चौथा है पश्चिम बंगाल के सालबोनी में। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक के द्वारा शुरू की गई थी? एसबीआई के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई थी। भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी। प्रथम महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी। भारत के किस बैंक ने सबसे पहले चीन में अपनी शाखा स्थापित की थी? एसबीआई ने किया था दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया था।
भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया था? केरल के कोच्चि में स्थापित किया गया था। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश के द्वारा निर्गत किया गया था? बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा 1962 में निर्गत किया गया था। भारत के किस व्यावसायिक बैंक कमर्शियल बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम यानी कि मोबाइल एटीएम सेवा की शुरुआत की थी? तो आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की थी दोस्तों। पहली चलती फिरती एटीएम की शुरुआत आईसीआईसीआई बैंक ने सर्वप्रथम चलती फिरती एटीएम की शुरुआत की थी आईसीआईसीआई बैंक ने। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 को। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। नाबार्ड का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? मुंबई में है दोस्तों। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बैंकों की पूंजी पर्याप्त कैपिटल एडिक्वेसी के मापन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है? बेसल मानक का प्रयोग करते हैं दोस्तों। बेसल नॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है। किस समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी? शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश पर 1982 ईस्वी में शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का संचालन कौन करता है? नाबार्ड करता है दोस्तों। नाबार्ड किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम पर संपत्तियों के 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी का प्रावधान किया गया है? तो नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर किया गया है। नरसिम्हन समिति की अनुशंसा पर किया गया है। कर्ज को लौटाने में सामर्थ्य होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? इरादतन चूककर्ता के नाम से जानते हैं। विलफुल डिफॉल्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक कब स्थापित हुआ था? 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी 1982 में। बैंकों में जमा राशि बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति यानी कि मनी सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मनी सप्लाई मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है जब बैंकों में जमा राशि बढ़ती है। रेखा समिति का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर के संबंध में सुझाव देने हेतु रेखा समिति का संबंध है। जब निश्चित समयावधि में अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहा जाता है, इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में मुद्रास्फीति दर का माप किस आधार पर किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, श्रमिक के जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति दर का माप किया जाता है। औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कौन जारी करता है? श्रम ब्यूरो जारी करता है। जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तो मुद्रा के मूल्य में कमी किस कारण आती है? मुद्रास्फीति के कारण, इन्फ्लेशन के कारण मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्य संबंध किसके द्वारा दर्शाया जाता है? फिलिप्स वक्र के द्वारा, फिलिप्स कर्व के द्वारा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को दर्शाया जाता है फिलिप्स कर्व के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्य बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देता है? सांविधिक तरलता अनुपात यानी कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को ऋण देते हैं, उधार देते हैं। भारत में व्यावसायिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है? सांविधि जमाएं यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट का, FD का सबसे महत्वपूर्ण अंश है व्यापारिक बैंक की देनदारियों में। हेलीकॉप्टर मुद्रा की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस अमेरिकी अर्थशास्त्री ने किया था? मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था। वो स्थिति जब मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति की अवस्था साथ साथ उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? स्क्यूफ्लेशन कहा जाता है। जब मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति की अवस्था साथ साथ होती हैं
तो इसे स्क्यूफ्लेशन कहा जाता है। मुद्रास्फीति एवं मंदी की एक साथ उपस्थिति क्या दर्शाती हैं? गतिहीन स्फीति दर्शाती हैं, स्टैगफ्लेशन कहलाती हैं। ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की किस रीति के प्रयोग के द्वारा संभव है? गुणात्मक साख नियंत्रण यानी कि क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के द्वारा पॉसिबल है, संभव है। वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट किस कारण होती है? अस्फीति के कारण, डिफ्लेशन के कारण होती हैं। मौद्रिक नीतियों की समीक्षा कितने अंतराल पर की जाती है? प्रत्येक 2 माह के उपरांत मौद्रिक नीतियों की समीक्षा की जाती है, प्रत्येक 2 माह के उपरांत। नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो और खुला बाजार कार्रवाई यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके साधन हैं? मौद्रिक नीति के साधन हैं। मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण भारत में किया जाता है, आरबीआई रिजर्व बैंक के द्वारा। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? बैंक दर कहा जाता है। आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बैंक दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट का नियमन कौन करता है? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट का नियमन करता है। अल्पकालीन अवधि के लिए जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंक से नकदी प्राप्त की जाती हैं उसे क्या कहते हैं? रिजर्व रेपो रेट कहा जाता है, रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? नकद आरक्षित अनुपात कहलाता है, CRR कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भविष्य निधि यानी कि स्टेट प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त मुद्रा को किस कोष में जमा किया जाता है? सार्वजनिक लेखा निधि में जमा किया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति मापन की सबसे लोकप्रिय माप क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, CPI जो है भारत में मुद्रास्फीति मापन की सबसे लोकप्रिय माप है, CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI के आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है। ऑपरेशन दुष्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसानों एवं ग्राहकों को जिस दर पर ऋण देते हैं उस दर को क्या कहते हैं? आधार दर कहा जाता है, बेस रेट कहते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? वस्तुओं और सेवाओं दोनों की कीमतों के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना की जाती है। वस्तुओं और सेवाओं दोनों की कीमतों के आधार पर। वस्तुओं और सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाए तो इनकी कीमतों में गिरावट आती है, इसे क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन कहा जाता है, मुद्रा संकुचन कहते हैं, डिफ्लेशन कहा जाता है। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। आरबीआई के गवर्नर मौद्रिक नीति समिति के चेयरमैन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर। मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं दोस्तों, 6 मेंबर होते हैं मौद्रिक नीति समिति में। 3 सदस्य आरबीआई के प्रतिनिधि होते हैं और 3 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करता है, यानी कि कुल 6 मेंबर होते हैं। वह ऋण जिनकी ब्याज दर परिवर्तनशील यानी कि वेरिएबल होती हैं, तो फ्लोटिंग रेट लोन्स की जो दर होती है दोस्तों वेरिएबल होती है, परिवर्तनशील होती हैं। औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? शेयर एयर डिबेंचर को शामिल किया जाता है। औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत शेयर एयर डिबेंचर को शामिल किया जाता है। वह प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक होती हैं, तो बॉन्ड होते हैं दोस्तों, बॉन्ड होते हैं जिनकी परिपक्वता होती है, अधिकतम अवधि जो होती है, परिपक्वता अवधि जो होती है 365 दिन से अधिक होती हैं। अगला क्वेश्चन है,
प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों यानी कि आईपीओ के माध्यम से विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी कौन सी है? सऊदी अरामको है दोस्तों, जो कि सऊदी अरब की कंपनी है। बुलिश और बेयरिश अवधारणा किससे संबंधित हैं? शेयर बाजार से संबंधित हैं। शेयर मार्केट में बुलिश और बेयरिश अवधारणा को फॉलो किया जाता है। सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी। भारतीय स्टॉक मार्केट का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा किया जाता है दोस्तों। भारतीय स्टॉक मार्केट का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है सेबी। सेबी का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मुंबई में दोस्तों सेबी का हेडक्वार्टर स्थित है। सेबी के क्षेत्रीय मुख्यालय कहां कहां पर हैं? कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में सेबी के क्षेत्रीय हेडक्वार्टर्स हैं। सेबी का संपूर्ण प्रबंधन कितने सदस्यों की देखरेख में होता है? 6 सदस्यों, 6 मेंबर्स की देखरेख में सेबी का संपूर्ण प्रबंधन होता है। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्षों का होता है दोस्तों। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी? फेरवानी समिति ने किया था 1991 में। फेरवानी समिति ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति की थी, अनुशंसा की थी फेरवानी समिति ने 1991 में। राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई के वर्ली में स्थित हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 में बीएसई की स्थापना की गई थी 1875 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई कहां पर स्थित हैं? दलाल स्ट्रीट, मुंबई में स्थित हैं। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार कहां पर स्थापित किया गया था? नीदरलैंड में दोस्तों विश्व का जो सबसे पहला संगठित शेयर बाजार था नीदरलैंड में स्थापित किया गया था और इसका नाम था एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। 1602 में इसकी स्थापना की गई थी नीदरलैंड में एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज नेस्डेक में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी थी? तो इन्फोसिस थी दोस्तों, इन्फोसिस। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का संवेदी शेयर सूचकांक क्या है? सेंसेक्स हैं। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का संवेदी शेयर सूचकांक क्या है? निफ्टी 50 है दोस्तों, निफ्टी 50। गिल्ड एज्ड होगा दोस्तों। गिल्ड एज्ड बाजार का संबंध किससे है? गिल्ड एज्ड का बाजार का संबंध है सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से। सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से है गिल्ड एज्ड का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण हेतु किस समिति का गठन किया गया था? KR वेणुगोपाल समिति का गठन किया गया था। कोई बाजार क्रेता बाजार यानी कि बायर्स मार्केट कब कहलाता है? जब मांग से अधिक पूर्ति होती है। जब मांग से पूर्ति अधिक होती है तब वो बाजार क्रेता बाजार कहलाता है। भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीपी रामकृष्णन थे दोस्तों। जीपी रामकृष्णन भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, जीपी रामकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीयक बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना, ऐसे लोग जो द्वितीय पसंद करते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्टेक कहलाते हैं दोस्तों, स्टेक कहलाते हैं। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो ऐसे लोग जो द्वितीय पसंद करते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्टेक कहलाते हैं। मुद्रा बाजार का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1993 में रंगराजन समिति की नियुक्ति किस लिए की गई थी? पूंजी विनिवेश के लिए रंगराजन समिति का नियुक्ति किया गया था 1993 में। भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना कब की गई थी? 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 1998-99 में KCC योजना को प्रारंभ किया था 1998-99 में। RN मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बीमा क्षेत्र से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख निर्धारण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग संस्था कौन सी है? क्रिसिल है दोस्तों,
और वर्ष 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। पूंजी बाजार तथा उद्योग जगत में प्रतिष्ठित एवं बड़ी कंपनियों को किस नाम से जाना जाता है? ब्लू चिप कंपनी के नाम से जाना जाता है। ब्लू चिप कंपनी के नाम से जानते हैं। कौन सी एकमात्र कंपनी है जो भारत में भारतीय डिपॉजिटरी रसीद यानी कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट यानी कि आरडीआर के रूप में सूचीबद्ध हैं? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है जो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के रूप में सूचीबद्ध हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हैं। भारतीय पूंजी बाजार घोटाले के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां यानी कि रेगुलेटरी पावर सौंपी हैं? तो सेबी को सौंपा है दोस्तों, सेबी को सौंपा है। जापान स्टॉक एक्सचेंज का अंश मूल्य सूचकांक क्या है? निक्की हैं। न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज मूल्य सूचकांक क्या है? डो जोन्स है दोस्तों, डो जोन्स। कोस्पी किस देश का स्टॉक एक्सचेंज का मूल्य सूचकांक है? दक्षिण कोरिया का है। इटली स्टॉक एक्सचेंज का मूल्य सूचकांक क्या है? मेबटेल है दोस्तों, मेबटेल हैं। इटली का जो स्टॉक एक्सचेंज है इसका मूल्य सूचकांक मेबटेल है। फ्रांस के स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक क्या है? CAC हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील के स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक क्या है? बोबेस्पा हैं। भारत में सर्वप्रथम आयकर कब लगाया गया था? 24 जुलाई 1860 ईस्वी को आयकर सर्वप्रथम लगाया गया था भारत में। भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन आयकर दिवस यानी कि इनकम टैक्स डे मनाया जाता है? 24 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला कौन सा मंत्रालय है? वित्त मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं। कृषि आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया था? 1938 में बिहार में सर्वप्रथम कृषि आयकर लगाया गया था। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को सर्वप्रथम 1938 में बिहार में लगाया गया था। शराब पर उत्पाद कर यानी कि एक्साइज ड्यूटी किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी कि रिवाइज्ड वैल्यू एडेड टैक्स का संबंध किससे है? उत्पाद कर से हैं। भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है दोस्तों। इसने 2005 में सर्वप्रथम अपने राज्य में वैल्यू एडेड टैक्स को लागू किया था। भारत सरकार ने बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट का समावेश कब किया था? वर्ष 1996-97 में किया था। जब आय में वृद्धि होने के साथ उस पर लगने वाले कर की दर में भी वृद्धि हो तो उसे कौन सी प्रणाली कहते हैं? प्रगतिशील कर प्रणाली कहा जाता है। भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? जेम्स विल्सन ने सर्वप्रथम भारत में आयकर की शुरुआत की थी। सर्वप्रथम जेम्स विल्सन ने। निगम कर यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है? घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर निगम कर लगाया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर लगाया जाता है। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? सीमा कर यानी कि कस्टम ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। जो आयात और निर्यात पर कर लगाया जाता है उसे सीमा कर के नाम से जानते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? केलकर समिति ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? उपकर है दोस्तों, सेस हैं। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर क्या कहलाता है? उपकर कहलाता है। सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद कर तथा सीमा शुल्क कर किस कर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर तथा प्रतिभूति व्यवहार कर किस प्रकार की कर श्रेणी में आते हैं? केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष कर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। भू राजस्व कर, कृषि आयकर, व्यवसाय कर, रोजगार पर कर तथा पथ कर किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं? राज्य सरकार की प्रत्यक्ष कर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बिक्री कर, व्यापार कर, स्टाम्प शुल्क, व्यवसाय कर, राज्य उत्पाद कर, वाहनों पर कर, शिक्षा उपकर, सट्टेबाजी पर कर,
तथा डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर किस प्रकार की कर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? सिन कर कहलाता है दोस्तों, सिन टैक्स कहलाता है। स्टाम्प शुल्क का आरोपण किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा आरोपित किया जाता है? स्टाम्प शुल्क का आरोपण किसके द्वारा आरोपित किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आरोपित किया जाता है। स्टाम्प शुल्क का संग्रह एवं विनियोजन कौन करता है? राज्य सरकार करता है। पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1994-95 में पहली बार सेवा कर की शुरुआत की गई थी, लागू किया गया था। कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? अधिभार कहलाता है, सरचार्ज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम ने सर्वप्रथम जीएसटी को अपनाया था। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को सर्वप्रथम असम राज्य ने अपनाया था। कर में ढांचे सुधार के लिए सुझाव देने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? चेलिया समिति का गठन किया गया था 1991 में। भारत में सबसे ज़्यादा राजस्व किसके द्वारा प्राप्त होता है? उत्पाद शुल्क के द्वारा प्राप्त होता है। वाचो समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? प्रत्यक्ष कर से है। एल.के. झा समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? अप्रत्यक्ष कर से है। पार्थ सारथी सीम समिति का संबंध किससे है? कर नीति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई.बी. रेड्डी समिति का संबंध किससे है? आयकर छूटों की समीक्षा से है। वाई.बी. रेड्डी समिति का संबंध दोस्तों आयकर छूटों की समीक्षा से है। केलकर समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर से है केलकर समिति का संबंध। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत का प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री जो होता है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। थोक मूल्य सूचकांक WPI कौन जारी करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी करता है। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? विवादित कर राशि के भुगतान से संबंधित हैं। वैट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विल्हेम वान सीमेंस ने 1918 ईस्वी में सर्वप्रथम वैट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू हुआ था? तो बिक्री कर के स्थान पर दोस्तों, बिक्री कर के स्थान पर सर्वप्रथम राज्य स्तर पर वैट कर को लागू किया गया था। काले धन को सफेद यानी कि वैध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया। वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा नया कर लगाया गया था? एंजल टैक्स लगाया गया था 2012 में। कौन सा नियम या कानून कर चोरी करने वालों की पहचान करता है? तो गार है दोस्तों, गार। गार का फुल फॉर्म है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल है गार का फुल फॉर्म, और ये कर चोरी करने वालों की पहचान करता है। बाजार की सकारात्मक गतिविधियों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभावों पर आरोपित कर को क्या कहते हैं? पाइथागोरस टैक्स कहा जाता है। पाइथागोरस कर कहते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की व्यवस्था कब से लागू की गई थी? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी सेवा को भारत में लागू किया गया था। भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित हैं? कनाडा के वैट मॉडल पर आधारित हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था? 101वां संविधान संशोधन था, जिसके माध्यम से भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया गया था 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने जीएसटी लागू किया था? तो फ्रांस ने दोस्तों वर्ष 1954 में सर्वप्रथम फ्रांस ने जीएसटी को लागू किया था। जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? कुल 33 सदस्य दोस्तों जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल 33 सदस्य होते हैं। भारत में जीएसटी को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम पहला राज्य है जिसने जीएसटी को लागू किया था। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने सर्वप्रथम
जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था? विजय केलकर समिति ने। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी पंजीकरण के कुल कितने अंक हैं? 15 अंक होते हैं दोस्तों। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के जो अंक होते हैं टोटल 15 डिजिट होते हैं, 15 अंक होते हैं। भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? वर्ष 2000 में लाया गया था। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। जीएसटी की चोरी करने में कितने साल की सजा का प्रावधान है? 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था? अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। जीएसटी के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार के जीएसटी हैं दोस्तों। एक है SGST, CGST और IGST। SGST, CGST और IGST, ये 3 प्रकार हैं जीएसटी के। जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी भारत की 2 बड़ी कंपनियां कौन सी हैं? इन्फोसिस और विप्रो हैं जो जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी भारत की 2 सबसे बड़ी कंपनियां हैं। बजट किस प्रकार का लेख पत्र है? सरकार की राजकोषीय नीति का पत्र होता है बजट। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय किस वायसराय को दिया जाता है? लॉर्ड कैनिंग को दिया जाता है दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग ने सर्वप्रथम बजट प्रणाली की शुरुआत की थी भारत में। भारत में प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 18 फरवरी 1860 ईस्वी को पहली बार भारत में बजट प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 112 के तहत अधिकारिकता प्रदान करता है। भारत सरकार को बजट बनाने का अधिकारिकता प्रदान करता है अनुच्छेद 112 के तहत भारतीय संविधान। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख है, जिसे सामान्यतः बजट कहा जाता है, लेकिन भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है? तो अनुच्छेद 112 में दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है और वार्षिक वित्तीय विवरण को ही बजट कहते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण को ही दोस्तों बजट कहा जाता है। और बात करें भारतीय संविधान में बजट शब्द की, तो बजट शब्द दोस्तों भारतीय संविधान में नहीं उल्लेखित हैं। बजट शब्द का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। बजट शब्द की जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है जो अनुच्छेद 112 में किया गया है। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को माना जाता है। जेम्स विल्सन ने 1860 में ब्रिटिश भारत का प्रथम बजट पेश किया था, इसलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का जनक कहा जाता है। उस समय जेम्स विल्सन ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री थे। केंद्रीय वित्तीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने पेश किया था दोस्तों। गणतंत्र भारत का जो पहला बजट था भारत का, जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। ब्रिटिश भारत का प्रथम बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था और स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1949 को RK षणमुखम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और गणतंत्र भारत का प्रथम बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई को पेश किया गया था। तो ये 3 पॉइंट दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला होता है। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? राजीव गांधी ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट का जनक किसे माना जाता है? पीटर ए पायर को शून्य आधारित बजट का जनक मानते हैं, पीटर ए पायर को। राजकोषीय घाटे यानी कि फिस्कल डेफिसिट की अवधारणा किस समिति ने प्रस्तुत की थी? सुखमय चक्रवर्ती समिति ने 1985 में राजकोषीय घाटे की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। सुखमय चक्रवर्ती समिति ने। रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? विवेक देवराय समिति ने किया था। भारत में सर्वप्रथम
बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। इन्होंने 10 बार दोस्तों सर्वाधिक बार बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने। इन्होंने कुल 10 बार बजट पेश किया है। निष्पादन बजट यानी कि परफॉर्मेंस बजट की अवधारणा किस देश के ली गई है? तो परफॉर्मेंस बजट जो है इसकी अवधारणा किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है दोस्तों। यूएसए कंट्री से निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है। भारत में आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी हैं? वित्त मंत्री उत्तरदायी हैं। सरकार की आय, व्यय, ऋण तथा करारोपण से संबंधित क्रियाएं क्या कहलाती हैं? राज्य कोषीय नीति कहलाती हैं, फिस्कल पॉलिसी कहलाती हैं। भारत में राज्य कोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है। भारत में दीर्घकालीन राज्य कोषीय नीति यानी कि लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। ऐसे व्यय जिनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? राजस्व व्यय कहलाते हैं। राज्य कोषीय घाटे से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? प्राथमिक घाटा की संज्ञा दी जाती है। किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा कहते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान यानी कि ग्रांट को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? लोक लेखा समिति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की गई राशि को 1 रुपया करने की नीति को क्या कहा जाता है? नीति कटौती प्रस्ताव कहते हैं, पॉलिसी कट प्रपोजल कहा जाता है। वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा गया था? ब्लैक बजट कहा गया दोस्तों। ब्लैक बजट कहा गया है जो वित्तीय वर्ष 1973-74 में पेश किया गया था। शून्य आधारित बजट यानी कि जीरो बेस्ड बजट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सूर्यास्त बजट, सनसेट बजट के नाम से जानते हैं। वर्ष 1948-49 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द यानी कि इंटरिम वर्ड का प्रयोग किसने किया था? आर.के. षणमुखम शेट्टी ने किया था। भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? राज्य सूची के अंतर्गत। जो 7वीं सूची है दोस्तों, राज्य सूची कौन सी सूची है? 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। और कृषि दोस्तों यह राज्य सूची के अंतर्गत रखी गई हैं। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित हैं? नागालैंड में स्थित हैं। कृषि मूल्य आयोग यानी कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1965 में की गई थी। कृषि मूल्य आयोग का नाम बदल करके कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP कब किया गया था? वर्ष 1985 में किया गया था। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP संशोधित वर्ष में कितनी बार की जाती है? 2 बार की जाती है दोस्तों। MSP संशोधित वर्ष में 2 बार की जाती हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी नार्म का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में है दोस्तों। नार्म का हेडक्वार्टर हैदराबाद में स्थित हैं। 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि क्या कहलाती हैं? सीमांत जोतों कहलाती हैं। गन्ने के उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमानित करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को अनुमानित करता है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। भारत में विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना यानी कि फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस कब की गई थी? वर्ष 1970 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू की गई थी? कर्नाटक राज्य के द्वारा लागू की गई थी। भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष यानी कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना का निर्णय लिया था? चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने के लिए भारत सरकार ने
कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया था? चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने के लिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2007-8 में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं? निर्यात योग्य कृषि मूल्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थित है? गेतल सूद रांची में स्थित हैं। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है दोस्तों। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान जो है ये कटक में स्थित हैं। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान ये कोयम्बटूर में पड़ता है, कोयम्बटूर में स्थित हैं। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल में स्थित है, करनाल में। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कर्नाटक के कुर्ग शहर में स्थित हैं। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में स्थित है दोस्तों। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान जो हैं ये बैरकपुर में स्थित हैं। और टिड्डी चेतावनी संगठन ये राजस्थान के जोधपुर में स्थित हैं। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद में है दोस्तों, हैदराबाद में स्थित हैं। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग बोर्ड विकास बोर्ड। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में स्थित है, गाजियाबाद में। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में स्थित हैं। पशु स्वास्थ्य संस्थान ये जालंधर में स्थित हैं। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में स्थित हैं। भारतीय चारागाह एवं चार अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित हैं, उत्तर प्रदेश के झांसी में। सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय किस मूल्य पर करती है? अधिप्राप्ति मूल्य यानी कि प्रोक्योरमेंट प्राइस पर करती है। सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय अधिप्राप्ति मूल्य पर करती हैं। खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, वितरण और भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी हैं? भारतीय खाद्य निगम है दोस्तों, FCI हैं। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार किसे और कब दिया गया था? 1987 ईस्वी में MS स्वामीनाथन को सर्वप्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था, MS स्वामीनाथन को 1987 में। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक के द्वारा। भूमि विकास बैंक के द्वारा दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 6 अप्रैल 1948 को सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 6 अप्रैल 1948 को। भारत में लघु स्तर पर मुख्य उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग है दोस्तों, हैंडलूम इंडस्ट्री हैं। BSNL की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 2000 में BSNL की स्थापना की गई थी। कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन से स्थान हैं? यमुनानगर, गुवाहाटी और बल्लारपुर हैं दोस्तों। असम का गुवाहाटी, यमुनानगर और बल्लारपुर हैं जो कागज विनिर्माण उद्योग के लिए फेमस केंद्र हैं, फेमस क्षेत्र हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? शेर है दोस्तों। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो शेर है। और मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर वर्ष 2014 में हुई थी। नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात हैं। भारत में उद्योग हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार क्या था? उद्योग अधिनियम 1951 था। भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? दिसंबर वर्ष 2009 में की गई थी। भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग है दोस्तों। कपड़ा उद्योग भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। भारत के सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं? बेंगलुरु को कहा जाता है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1991 में की गई थी। नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 किस सरकार के द्वारा लाई गई थी? नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा नई आर्थिक नीति 1991 को लाया गया था, नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा। सूक्ष्म लघु एवं माध्यम विकास अधिनियम MSMDA कब पारित किया गया था? वर्ष 2006 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सर्वप्रथम किस देश ने बनाया था? भारत ने बनाया था दोस्तों। सर्वप्रथम इंडिया ने बनाया था।
उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा NSSO के द्वारा उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण किया जाता है। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? 1991 में अपनाई गई थी। सूचना क्रांति का जनक किसे कहते हैं? आर्थर सी क्लार्क को सूचना क्रांति का जनक कहते हैं। आर्थर सी क्लार्क को। मीरा सेठ संपत्ति किससे संबंधित हैं? हथकरघा के विकास से संबंधित हैं। सत्यम समिति का संबंध किससे है? वस्त्र नीति से हैं। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व किस पर है? भारत के पर्यटन विकास निगम पर हैं। नायक समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग से है दोस्तों। नायक समिति का संबंध लघु उद्योग से हैं। आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जाता है? लौह इस्पात उद्योग को आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए लौह इस्पात उद्योग को सबसे मूलभूत उद्योग मानते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL किससे संबंधित हैं? वायुयानों के उत्पादन से संबंधित हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये वायुयानों का उत्पादन करती हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955 में की गई थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ओडिशा में पड़ता है दोस्तों। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है ये ओडिशा में स्थित हैं। भारत के किस इस्पात संयंत्र की स्थापना में जर्मनी सहयोगी देश के रूप में था? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था भारत में। छत्तीसगढ़ में स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955 में की गई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? रूस के सहयोग से की गई थी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित हैं? भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित हैं और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना वर्ष 1955 में ब्रिटेन की सहायता से। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी प्राप्त न कर सकने वाले व्यक्ति को निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है? तो जो 2400 कैलोरी से कम कैलोरी प्राप्त करते हैं वे निर्धनता रेखा से नीचे माने जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी प्राप्त न कर सकने वाले व्यक्तियों को निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है? तो जो 2100 कैलोरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं उन्हें निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में। दांडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित है? गरीबी के माप से संबंधित हैं। वर्तमान समय में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। आय के वितरण की विषमता की माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? गिनी गुणांक है। गिनी गुणांक को किसने और कब विकसित किया था? कोरेडो गिनी ने 1912 में सर्वप्रथम 1912 में कोरेडो गिनी ने गिनी गुणांक को विकसित किया था। लॉरेंज वक्र को किसने और कब विकसित किया था? मैक्स ओ लॉरेंज ने 1905 में विकसित किया था। निर्धनता के दूसरे चक्र का सिद्धांत यानी कि बेसियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? प्रोफेसर रेगनर नर्से के द्वारा दिया गया था। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मानदंड क्या है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना में किसे इकाई माना गया है? परिवार को इकाई माना गया है। भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है? संरचनात्मक है, स्ट्रक्चरल है। भारत की अधिकांश बेरोजगारी। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1975 को पारित किया गया था। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1952 में प्रारंभ किया गया था। अत्यधिक कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन के कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहते हैं। MP को कहा जाता है भारत का इथोपिया, क्योंकि यहाँ पर कुपोषण की समस्या सबसे ज़्यादा है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य है अत्यधिक गरीबी हेतु वृद्धा पेंशन।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य है अत्यधिक गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन। तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? गरीबी से है। योजना आयोग ने किस वर्ष तेंदुलकर समिति बनाई थी? वर्ष 2004 में बनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या के अनुमान का आकलन किया है? 37.2% जनसंख्या का आकलन किया है। गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन का कथन है, जिन्हें अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार भारत में दिया गया था। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किन 4 राज्यों में निवास करते हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य में निवास करते हैं। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? सुरेश कुमार को माना जाता है। ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित हैं? ग्रामीण विकास से संबंधित हैं। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष 2014 का संबंध किससे है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता यानी कि फिजिकल क्वालिटी का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित है? शिशु मृत्यु दर और साक्षरता पर आधारित हैं। प्रथम स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी? 1983 में हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? वित्तीय समावेश को प्रोत्साहन प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य था। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया था। हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? W.S. एडम्स हैं। W.M. एडम्स है दोस्तों, W.M. एडम्स ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं। UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन सा था? थेम्बली था दोस्तों, महाराष्ट्र का थेम्बली। इको मार्क प्रमाण पत्र किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उन्हें दिया जाता है। मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की जाती है। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध किसके वितरण से है? प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन वितरण से है। सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लियान वालरस ने दोस्तों, लियान वालरस ने 1874 ईस्वी में सामान्य संतुलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और ये दोस्तों फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे। लियान वालरस जो हैं ये फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये किससे संबंधित हैं? ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हैं। भारत में शिक्षित बेरोजगारों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? केरल में है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर किस योजना को प्रारंभ किया गया था? सांसद आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ किया गया था 11 अक्टूबर 2014 में। विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? चक्रीय तथा घर्षण बेरोजगारी पाई जाती है। विकसित देशों में चक्रीय तथा घर्षण बेरोजगारी पाई जाती है। सरकारी स्तर पर सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम किस देश में अपनाया गया था? भारत में अपनाया गया था। जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन कितना होता है? 0 होता है। एनर्जी स्टैटिक्स नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO प्रकाशित करता है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के मुख्य घटक क्या हैं? अल्पपोषण, शिशु वृद्धि रोधन तथा शिशु मृत्यु दर हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक रिपोर्ट के जो मुख्य घटक हैं अल्पपोषण, शिशु वृद्धि रोधन और शिशु मृत्यु दर हैं। इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस नामक पुस्तक की रचना किसने की है? डॉक्टर बिमल जलान ने किया है। मराकेश संधि किससे संबंधित हैं? दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से संबंधित हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? गुन्नार मिर्डल ने दिया था दोस्तों, गुन्नार मिर्डल ने।
ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र यानी कि रूरल मार्केटिंग सिस्टम किसने प्रारंभ किया था? आईटीसी इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ने प्रारंभ किया था। जो ग्रामीण विपणन तंत्र है दोस्तों, इसको प्रारंभ किया था इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ने, आईटीसी ने प्रारंभ किया था। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कहाँ पर स्थित हैं? गुजरात के अहमदाबाद में स्थित हैं। प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बीएस मिन्हास हैं। अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे और कब दिया गया था? जॉन टिनबर्गेन को दिया गया था 1972 में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? अमर्त्य सेन थे। इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारतीय पेमेंट कानून इंडियन पेटेंट है दोस्तों, भारतीय पेटेंट कानून यानी कि इंडियन पेटेंट लॉ कब लागू किया गया था? 1972 में लागू किया गया था। विश्वव्यापी महामंदी द ग्रेट डिप्रेशन कब हुई थी? 1929 में हुई थी। पूंजी का संग्रहण द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जॉन रॉबिन्सन हैं। अर्थशास्त्र की पुस्तक द थ्योरी ऑफ इनकम के लेखक कौन हैं? जेएम किन्स हैं। जेएम किन्स है दोस्तों। द थ्योरी ऑफ इनकम पुस्तक के लेखक हैं जेएम किन्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अल्फ्रेड मार्शल हैं दोस्तों। अल्फ्रेड मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक को लिखा है। एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1976 में प्रकाशित की गई थी। आर्थिक विकास के क्षेत्रीय दृष्टिकोण सेक्टर थेसिस के प्रतिपादक कौन थे? फिशर और क्लार्क थे। तातीपाका तेल शोधन कारखाना किस राज्य में स्थित हैं? आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। बर्गसन मापदंड किससे संबंधित हैं? कल्याण अर्थशास्त्री से संबंधित हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 21 अगस्त 2014 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 21 अगस्त 2014 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी। फास्टैग योजना की शुरुआत 31 अक्टूबर 2014 में की गई थी। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 20 फरवरी 2015 को की गई थी। अगला है दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी और स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी और नमामि गंगे योजना की शुरुआत 7 जुलाई 2016 को की गई थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता योजना की शुरुआत 8 फरवरी 2017 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत 11 अक्टूबर 2017 को की गई थी। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को की गई थी। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2018 को हुई थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत 12 मई 2020 को हुई थी और किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को हुई थी। कृषि को उद्योग का दर्जा सर्वप्रथम किस राज्य ने और कब दिया था? तो महाराष्ट्र राज्य ने वर्ष 1997 में सर्वप्रथम कृषि को राज्य का उद्योग का दर्जा दिया था दोस्तों। कृषि को उद्योग का दर्जा सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य ने 1997 में दिया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में हैं? भारत देश में हैं। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण राज्य कौन सा है? गोवा है दोस्तों। गोवा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। भारत में डीजल इंजन बनाने वाला पहला कारखाना कहां पर खोला गया था? महाराष्ट्र के सतारा में खोला गया था 1932 में। कृषि क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से है। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहां पर स्थापित की गई थी?
महाराष्ट्र के सिरपुर में स्थापित की गई थी। बिग पुश थ्योरी किसने दी थी? आर राडन ने दिया था दोस्तों। बिग पुश थ्योरी दिया था आर राडन ने। भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से भारत में सर्वाधिक मोटर वाहनों का निर्यात किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से। राष्ट्रीय किसान आयोग नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर का गठन कब किया गया था? वर्ष 2004 में किया गया था। एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। स्वामीनाथन को दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। अगर पूछा जाए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं तो एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। और एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था का पायनियर किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का पायनियर डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का पायनियर तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण वर्ष 1991 में उदारा सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। उदारा सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। इन्हीं के शासनकाल में ही भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च स्थान पर पहुंची थी और इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का पायनियर कहा जाता है। दोस्तों, जीके संजीवनी ई बुक को अगर आपने बाय नहीं किया है तो इस ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। इसमें इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान और इसके अलावा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस ई बुक में देखने को मिलेंगे। आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये ई बुक इंपॉर्टेंट है और इस ई बुक का प्राइस मात्र 65 रुपये है, तो इसे आप बाय ज़रूर करिएगा। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से इस ई बुक में रखा गया है, तो इस ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। और हमारी नेक्स्ट ई बुक है प्राचीन भारत का इतिहास। आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये ई बुक इंपॉर्टेंट है। 62 रुपये में आप इस ई बुक को भी बाय कर सकते हैं। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। हर एक चैप्टर में आपको उस चैप्टर से रिलेटेड फोटो भी देखने को मिलेगी और हर एक चैप्टर के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड PYQ क्वेश्चन दिए गए हैं, ताकि साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकें। और हमारी न्यू ई बुक है दोस्तों कंप्लीट स्टैटिक जीके की, जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के देखते हुए डिज़ाइन की गई हैं और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और इस ई बुक का प्राइस है दोस्तों 72 रुपये। 69 रुपये में आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। बेहतरीन तरीके से इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है। हर एक चैप्टर में आपको उस चैप्टर से रिलेटेड AI फोटोज़ मिलेंगी, ताकि साथ ही साथ आप रिलेट भी कर पाएँ। और 2024 में आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें स्टैटिक जीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को भी इस ई बुक में रखा गया है। 69 रुपये में आप इस स्टैटिक जीके की ई बुक को बाय कर सकते हैं। तीनों ई बुक को अगर आप साथ में बाय करते हैं दोस्तों, तीनों ई बुक को अगर आप साथ में बाय करते हैं तो मात्र 150 रुपये में आप तीनों ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आप एक एक करके बाय करेंगे तो आपको 187 रुपीज़ की पड़ेंगी, बट अगर आप तीनों एक साथ बाय करते हैं तो आप 150 रुपीज़ में तीनों ई बुक को आसानी से बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6306548566 पर मैसेज करके इन तीनों ई बुक को बाय कर सकते हैं मात्र 150 रुपीज़ में। सो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप आसानी से पा सकें। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो हम ऐसी और भी वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सारी बुक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।